नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे 80 लाख पेंशनर्स की। ईपीएफओ के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग तेज कर दी है। पेंशनर्स की मांग है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। इस मांग के पीछे पेंशनर्स का क्या तर्क है? पहले खबरें आई कि पेंशन को 1,000 से 7,500 किया जाए। बीच में 3,000 की चर्चा होने लगी, फिर 9,000 कहां से आया, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम की गाइडलाइंस को जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। क्या है नई ईवी पॉलिसी? पॉलिसी में क्या है खास बातें? क्या ग्लोबल मैप पर आएगा भारत? जानने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे जीएसटी कलेक्शंस की और ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की। ये घोषणा 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के आखिरी साल में मिलने वाली बेसिक सैलरी से आधी सैलरी के बराबर पेंशन की गारंटी देती। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से देश में लागू होगी। सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का आश्वासन मिलने के बाद ईपीएफओ के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों ने भी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग तेज कर दी। पेंशन भोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। सर, पहले 7,500 रुपए करने की बात थी, बीच में खबरें आई 3,000 मिनिमम पेंशन हो सकती है, फिर 9,000 वाली बात सामने आ रही है। सर, क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए, जिस तरह से सरकार और बड़ा दिलचस्प मामला है, जिस तरह से सरकार ने यूपीएस को लॉन्च किया और अभी वो स्कीम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ये विंडो खुली हुई है 30 जून तक के लिए जी। लेकिन अगर हम उसके जो सब्सक्रिप्शन के डेटा देखते हैं, कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, कितने लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब एनपीएस से यूपीएस पे स्विच हो रहे हैं, वो नंबर देखें तो 10,000 के आसपास का है। और बड़ी पैमाने पर लोग जो है वो एनपीएस से जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारियों की मांग ये थी कि उनको पुरानी पेंशन बहाल करके दी जाए, जो 2004 के पहले तक का मामला था। वो लड़ाई अभी चल रही है। सरकार को न सिर्फ ऐड निकालने पड़ रहे हैं, विज्ञापन देने पड़ रहे हैं। पूरा सरकार ने टास्क फोर्स एक तरह से बनाए जो अलग अलग मंत्रालयों, अलग अलग विभागों में जाके पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसके जो यूपीएस है उसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे मामला ये है कि यूपीएस को लेके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका रुझान ठंडा है। अब ऐसा ही मामला जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में जो आते हैं, जिनका ईपीएफ से मेंबर हैं, ईपीएफ का खाता है, उनकी भी डिमांड है कि जब आप 2014 में जो स्कीम आई थी उसमें उनको 1,000 रुपये की पेंशन की पक्की पेंशन देने की गारंटी दी गई थी जी। अब वहाँ ये मांग चल रही है कि हमारी भी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आप ओवरऑल खर्च देखें, महंगाई देखें, बाकी चीज़ों को अगर आप समाहित करते हैं इसमें, तो वो एक लंबा चौड़ा हिसाब निकल के सामने आता है। और इसीलिए ये बात सामने आ रही है बार बार, और बीच में इस बात के कयास लंबे चौड़े उसमें लगाए गए कि क्या सरकार की जो प्लानिंग है वो 7,500 रुपये इसको करने की है। फिर बाद में बात आई, जैसा आपने भी बताया, कि 3,000 रुपये करने को लेके सरकार थोड़ी संजीदा है। लेकिन अब अगर आप इस बात को समझिए कि आज के दौर में किसी को अगर 3,000 रुपये पेंशन एश्योर्ड मिले तो उसका क्या ही महत्व है। प्रवीण सर, संसदीय समिति की एक रिपोर्ट भी है, उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई, 7,500 तो होना चाहिए। उस अगर रिपोर्ट की कुछ अगर नहीं, बिल्कुल, वासवराज बोम्मई जो कि बीजेपी के वो हैं, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने भी फिर जो लेबर मिनिस्ट्री है उसको ये बोला कि आप इस पूरे मसले को
एक बार इसको एग्जामिन करें, एक बार इसको देखें। और ये मसला बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जब देखिए लंबा चौड़ा वर्कफोर्स जुड़ा हुआ है, 60 लाख के लगभग जो पेंशनर हैं, करीब ईपीएफ के अगर आप मेंबर्स की संख्या देख लेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है। तो इन लोगों को मान लीजिए सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति है, उसको अगर आप 50% पेंशन आप लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है साल भर की उसके एवरेज का 50% देने की बात करते हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी इस तरह की एश्योरिटी कोई नहीं लाई जानी चाहिए? क्या यूपीएस जैसी कोई स्कीम निजी क्षेत्र के और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नहीं होनी चाहिए? संगठित क्षेत्र का मतलब जहां पे लोग जहां पीएफ कट रहा है, जहां पे स्थिर तौर पर लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग लगे हुए और 25 साल 30 साल 35 साल का जिनका करियर है, भले अलग अलग संस्थानों में हो, लेकिन क्या उनको एक बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर हम जिसकी बात करते हैं बार बार कॉरपोरेट सेक्टर में, क्या वहाँ ये नहीं दिया जाना चाहिए? और इसीलिए अब इस बात की मांग तेज हो रही है कि 7,500 रुपये नहीं, जो एम्प्लॉयज़ यूनियन हैं वो कह रहे हैं कि 9,000 रुपये की पेंशन पक्की हमारी ईपीएफ में सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रवीण सर, इसके अलावा भी उनकी और भी मांग है, जैसे कहा जा रहा है कि आप सरकारी कर्मचारियों को जो दे रहे हैं, अब उसमें महंगाई भत्ता भी आप जोड़ कर देते हैं, यानी प्लस डीए, वो फ़ायदा जो है हमको भी दीजिए। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बात कर रहे हैं। तो ये मांग जो है प्रवीण सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये क्या अजीम गुनाह तो नहीं है भाई अगर ये मांग रहे हैं तो? नहीं, बिल्कुल किसी तरह का गुनाह नहीं है। और मेरा ये मानना है कि भले देखिए जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए आप उसको बढ़ा देते हैं सर, आप पेंशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ा लीजिए, जिस तरह से एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों का जाता है, आप उस तरह से पेंशन का कंट्रीब्यूशन किसी भी ईपीएफ मेंबर जो है उसका बढ़ाएं, लेकिन उस तर्ज पर फिर उसको 25 साल 30 साल की नौकरी के बाद वो फ़ायदा दिया जाना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो ये एक जो डिमांड है वो किसी भी तरह से नाजायज़ डिमांड कर्मचारियों की नहीं है। और अगर आप देश में सोशल सिक्योरिटी का नेट बढ़ाना चाहते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसकी रीढ़ कौन है? उसकी रीढ़ में बड़े पैमाने पर जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो जीडीपी में अच्छा खासा बड़ा योगदान देते हैं, वो लोग हैं। और ऐसे में इन पूरे तबके को, मतलब मुझको एक चीज़ जो पॉलिसी लेवल पे समझ में नहीं आती, वो ये समझ में नहीं आती कि देश में पेंशन को लेके 3 अलग अलग कैटेगरीज क्यों हैं? एग्जैक्टली सर। एक कैटेगरी है आपकी सरकारी कर्मचारियों की, एक कैटेगरी है आपकी प्राइवेट कर्मचारियों की जो संगठित क्षेत्र में है, फिर एक तीसरी कैटेगरी जो क्रिएट हुई है वो हुई है आपके दिहाड़ी मजदूर, इस जैसे गिग वर्कर हो गए, बाकी पूरा का पूरा अमला जिसके लिए आप एनपीएस या दूसरी जो है। तो 3 कैटेगरी क्यों है, तीनों के फायदे नुकसान अलग अलग क्यों है, ये चीज़ सारे आपने प्रवीण सर कंफ्यूजन की जो बात की, तो उसी बीच एक खबर भी आई थी जिस पर आपने से भी हमारी जो चर्चा है वो हुई थी। यूनिवर्सल की बात की गई थी, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम की आप बात कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि देखिए सारी जो पेंशन की स्कीम है उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है। इसमें अटल पेंशन योजना हो गई और तमाम तरह की जो पेंशन योजनाएं थी उनको सब एक जगह लाने की बात चल रही थी। तो क्या आपके जो प्रश्न थी, जो तीनों पेंशन जो है अलग अलग बटा हुआ है, उसका ये आंसर नहीं हो सकता सर कि एक अम्ब्रेला स्कीम? यूनिवर्सल में ये आपके यूपीएस वाले शामिल नहीं है, सरकारी कर्मचारी यूनिवर्सल में शामिल नहीं है जी, किसी भी लिहाज से। उसमें वो गिग वर्कर और बाकी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने का पर्पज़ ये है कि गांव देहात का आदमी भी अपने लिए 60 साल के बाद एक इनकम सुनिश्चित हासिल कर पाए, उसके लिए वो है। उसमें आप अपना एक अंशदान देंगे, एक कुछ पैसा आप जमा करेंगे और उसके बदले आपको एक एश्योर्ड रकम आपको 60 साल के बाद मिलती रहेगी जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप एक यूनिवर्सल पेंशन ऐसी क्या नहीं लाई जा सकती? मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों को आप अलग कर दीजिए, चलिए बाकी के प्राइवेट सेक्टर के और गिग वर्कर्स के जो जितने साल नौकरी करेगा, आप उनको एक आधार सारे लोगों के पास है, जो जितने साल नौकरी कर रहा है, जिसका जितना पीएफ का कंट्रीब्यूशन पीएफ का या जिस तरीके से सरकार मान लीजिए एनपीएस के जरिए लेना चाहती है, लेकिन वो आप लीजिए 20 साल 25 साल, लेकिन एक एश्योर्ड और एक अच्छे अमाउंट का पेंशन हर शख्स को मिलना चाहिए, ताकि उसके भविष्य की जो ज़रूरतें हैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद की बात की वो पूरी हो सकें।
जी जी। और सरकार को जब आदमी टैक्स देता है, सारी जिंदगी आप जब कमाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सहूलियतों के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन तुलना भी होती है प्रवीण सर, वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग तुलना करते हैं कि देखिए आप कनाडा में देखिए, जो भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ जो एजुकेशन पर कोई खर्चा नहीं होता है, हेल्थ केयर सिस्टम पे आपका कोई खर्चा नहीं होता है, इसलिए वहाँ आपका पैसा बचता है। यहाँ तो है कि आप अगर एक बार भर्ती हो जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपकी तो जमा पूंजी जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नहीं उसमें लेकिन एक फ़र्क है। एक तो देखो, भारत की आबादी 140 करोड़ है, एक बड़ा जो ऑब्स्टिकल है। दूसरी, भारत में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 2 लाख। तो सरकार का ही खजाना अब ठीक होना शुरू हुआ है पिछले, अगर हम कुछ वक्त में देखें। अदरवाइज आप 91 तक की सिचुएशन देख लीजिए देश की, किस तरह के आर्थिक हालात थे, जब कि देश का सोना गिरवी रखने के हालात पैदा हो गए थे। फिर लिबरलाइजेशन 91 में शुरू करना पड़ा, LPG पॉलिसी। उससे पहले तक देश में हर चीज़, राशन जो है इंस्पेक्टर राज और राशनिंग के जरिए मिलती थी, कि जहां आपको मार्किन यानी कोटा राज था, सूती कपड़ा भी खरीदना तो उसके लिए राशनिंग थी, स्कूटर आपको खरीदना होता था तो उसके लिए चिट्ठियां लिखाई जाती थी, टेलीफोन लगवाना है तो उसके लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो ये सब दौर इस देश की जनता ने देखा है। और 91 के बाद अगर हम देखें तो देश में मान लीजिए उदारीकरण शुरू हुआ, बाहर की पूंजी आई जी, बट हम बहुत लेट हैं। और लेकिन वो एक दिक्कत सरकार के सामने है। लेकिन हमारा एस्पिरेशन इस तरफ होनी चाहिए सरकार की, कि जहाँ पे कि आप एक बेहद जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको आप मुहैया करा पाएँ। हेल्थ केयर में सरकार ने काम बहुत, आयुष्मान योजना हो, जहाँ पे आप बीमा दे रहे हैं, जहाँ पे आप इलाज करा रहे हैं, लोगों को सस्ता बीमा भी मिल रहा है, जीवन ज्योति स्कीम देख लीजिए। फिर हर घर पे जो नल के जरिए पानी आ रहा है, तो वो आपका जो हेल्थ केयर के सेक्टर में ही काम करता है, जहाँ पे कि अगर आपको ठीक पीने का पानी मिल रहा है तो आप बहुत सारी बीमारियों से, या शौचालय हो या स्वच्छ भारत, बहुत सारी स्कीमें हैं जो सरकार ने जिनको शुरू किया है स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा का पूरा आप ऑडियो फ्री करना हो, बिल्कुल वो सारा फायदा लोगों को हुआ। लेकिन पेंशन एक ऐसा मसला है जो अभी भी न सिर्फ सरकारी क्षेत्र के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी, के लिहाज से सरकार के लिए एक परेशानी बनी हुई, जहाँ पे लोगों को ना सरकार कवर कर पा रही है, ना उस तरह के फायदे दे पा रही है। नहीं सर, इसमें एक लास्ट में कमेंट करना चाहूँगा, ये इसमें बढ़ोतरी की बात इसलिए भी की जा रही है ताकि ये लोग भी देख रहे हैं कि अब देखिए 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, उसमें कहा जा रहा है कि सभी की जो मिनिमम बेसिक जो सैलरी है वो मुझे लग रहा है कि सर 50,000 60,000 के आसपास होती हुई दिख रही है। अगर उसमें और सब एलिमेंट जोड़ दीजिए, DA जोड़ दीजिएगा, TA DA सब जोड़ दीजिएगा, तो लाख के पार होता हुआ जा रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि भाई मेरा कम से कम 9,000 10,000 भी तो कर दो। नहीं बिल्कुल, इसमें देखो यार, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। सरकारी जॉब में जब आप लग गए 22 साल 25 साल 26 साल किसी भी एज में, उसके बाद से आपकी नौकरी पक्की है सारी जिंदगी। 60 साल 62 साल, कई जगहों पे 62 और 65 साल तक का आप रिटायरमेंट की एज है। डॉक्टर्स को देख लीजिए ना सर। हाँ, तो वो आपका कई जगह टीचर्स का, जजेस को देखिए कई राज्यों में। तो अब वहाँ एक तो आपकी पूरी सर्विस इंश्योर्ड है, एकदम पक्की है कि आपको जॉब रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी भी पक्की नहीं है। आप 5 साल 6 साल बात करते हैं, कई बार लोगों को निकाल दिया जाता है, जैसे आर्थिक हालात होते हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए आर्थिक हालात कैसे भी, उनकी नौकरी चलती रहती, घर चलता रहता है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी प्राइवेट सेक्टर में है या गिग वर्कर्स के सामने, वहाँ पे फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस तरह के जो हालात हैं उसमें एक कुशनिंग सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए। और इसीलिए पेंशन उसका एक बड़ा जरिया सरकार की तरफ से हो सकता है, जहां आप एक बराबरी का मौका निजी क्षेत्र के लोगों को भी दें। चलिए सर, ये चर्चा अंतहीन है, आगे बढ़ते हैं। देश में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। इस ऐलान से इस सेक्टर में कामकाज करने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी जबरदस्त उछाल आई है। तमाम छोटी बड़ी कंपनियां भविष्य की मांग को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में लगी हुई। अब सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी। सरकार का लक्ष्य भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का है। सरकार के इस नए ईवी पॉलिसी में मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, किया ने रुचि दिखाई। प्रवीण सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की? क्या इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनेगा भारत? क्या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को ताकत मिलने वाली? आपसे समझना चाहिए।
नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इस पॉलिसी की, जिसका आज सरकार ने ऐलान किया है। पहली बात यह है कि आप $35,000 तक की जिन गाड़ियों की कीमत की जो गाड़ियां हैं, उनको आप 15% के रिड्यूस्ड टैरिफ पर भारत में ला सकते हैं अगले 5 साल तक। उसका एक कोटा है कि 8,000 गाड़ियां तक ऐसी आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इन कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? मिनिमम 4100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का 4150 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम करना होगा। फिर लोकल सोर्सिंग का मामला आ जाता है, जिसमें 3 साल तक आपको 3 साल के भीतर आपको 25% लोकल सोर्सिंग करनी होगी कंपोनेंट्स की, और 5 साल के भीतर आपको 50% लोकल सोर्सिंग करनी होगी। तो ये मोटे तौर पे खाका है इस पॉलिसी का। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये कुछ महीने पहले इस पॉलिसी को आने की बात थी जी, और इसकी चर्चाएं बहुत टाइम से चल रही थी। तब इसको लेके कुछ डिटेल सामने आई थी कि ये पॉलिसी, सरकार नई ईवी पॉलिसी ला सकती है, ये डिटेल हो सकती है। आज उसको उनको अनवील कर दिया गया है। अब इस पॉलिसी को किस वक्त पे लाया गया है, ये एक बड़ा सोचने वाली बात सवाल है इसमें। एक तो उस समय सर कि जब टैरिफ वॉर चल रहा है, ऐसा एक दो सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उस समय कि जब BYD आना चाह रही है भारत में, तमाम तरह की जो EV कंपनियां जैसे टेस्ला है वो आना चाह रही है भारत में और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है कि सरकार ने इस पॉलिसी को ऐसे वक्त पे अनवील किया है जबकि पूरी दुनिया में टैरिफ की अनसर्टनिटीज़ चल रही हैं। मकसद ये है कि दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट भारत में किस तरह से लाया जा सकता है और उसमें बिना देरी किए हुए एक पॉलिसी लेवल का एक इंटरवेंशन सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां भारत में पैसा लगाना चाहती हैं उनके सामने ये साफ नहीं था कि आखिर हम किस तरह से भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, न सिर्फ भारत का मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट जी, जैसे BYD है। BYD का अगर भारत में प्लांट लगते हैं तो वो न केवल भारत का मार्केट को कैटर करेगी बल्कि दुनिया भर में अपने सामान को, अपनी गाड़ियों को बेच सकती है। और इसको आसान भाषा में मैं समझना चाहूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से आप कह रहे थे, बीते हफ्ते भी आप बता रहे थे सर कि आईफोन भारत में बनता है विशाल और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। आप तमाम उदाहरण भी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में विशाल 100% जो है किसी देश की जो कैपेसिटी है, जो नीड है, डिमांड सप्लाई को भारत पूरा करेगा। तो क्या मैं उसको इसी सब्जेक्ट में जोड़ कर देख सकता हूँ कि BYD जैसी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में आएंगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और यहाँ से सप्लाई करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल, यही पूरा मसला है कि अमेरिका के चीन पर जो टैरिफ ऊंचे हैं, जिनका कोई अभी हल निकलता नहीं दिख रहा, उसमें कंपनियों को एक चाइना +1 की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उनको भारत जैसे, भारत हो गया, वियतनाम हो गया या दूसरे देश हैं, वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने होंगे। अभी आपको बता दूं, विनफास्ट ने बिल्कुल अभी हाल में ही अपने भारत में नई गाड़ियाँ उतारने का पूरे प्लान का ऐलान किया है कि वो भारत में अपनी नई पूरी EV गाड़ियाँ उनकी भी। तो इसका सबसे बड़ी वजह जो सरकार ने जल्दबाजी में करते हुए तुरंत ये पॉलिसी उतारी है, उसका बड़ा मकसद यही है कि जो टैरिफ की वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। अब इसमें एक और चीज़ है, जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं कुमारस्वामी, HD कुमारस्वामी, उन्होंने अभी कहा है कि टेस्ला जो है वो भारत में प्लांट नहीं लगाना चाहती, वो गाड़ियां भारत में इंपोर्ट करना चाहती है जी। तो क्या ये पॉलिसी टेस्ला जैसी कंपनियों को जो इंपोर्ट करना चाहती हैं केवल भारत में गाड़ियां और शोरूम खोलना चाहती हैं, क्या वहाँ पे उनको मदद कर पाएगी कि नहीं ये पॉलिसी? क्योंकि ये बेसिकली पॉलिसी जो है वो जो भारत में प्लांट मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाह रही हैं उनको मदद करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज करती है जी। तो टेस्ला का एक जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि टेस्ला का भारत में और अमेरिका की तरफ से, जो ट्रंप की तरफ से प्रेशर है कि आप अमेरिका में ही गाड़ियाँ बनाइए, उसके चलते ऐसा लगता है कि एलोन मस्क उसमें थोड़ा सा ढीले हुए नजर आए हैं। और इसी वजह से संभवतः है कि जब एलोन मस्क का भारत में प्लांट लगाने का इरादा नहीं है, सरकार शायद इस वजह से रुकी रही होगी कि क्या ये बड़ा कोई प्लान का ऐलान करते हैं, और जब वो नहीं हुआ तो सरकार ने इस पॉलिसी को अनवील किया। सर, जैसा कि ट्रंप साहब ने कुक साहब को भी कहा कि आप सुनिए, भारत की चिंता ज़्यादा मत करिए, आप यहीं पे बनाइए आईफोन और यहीं से आप बेचिए, उसी तरह से ये पहले ही सतर्क हो गए हैं क्या? अब देखिए, एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा करीबी हैं। टिम कुक और जो वो है
एप्पल है वो उतने उनके करीबी नहीं है, तो संभवतः हो सकता है एप्पल का तो कोई भारत से अपना प्लांट को रिलोकेट करने का कोई इरादा है नहीं, बाद में बयान भी आया इस संबंध में। बिल्कुल जी। लेकिन सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि भारतीय ईवी कंपनियों पर कुछ असर पड़ने की उम्मीद है क्या? जैसे टाटा मोटर्स की ईवी है, टाइगोर है, नेक्सॉन है, ये जैसे बहुत सारे ब्रांडेड जो गाड़ियाँ बना रही हैं ईवी का, तो इस कदम से जैसे टाटा मोटर्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ईवी कार्स हैं वहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा? कंपटीशन तो इंडियन मार्केट में बढ़ना ही था, वो आज नहीं तो कल बढ़ता, ये चीज़ तय थी। और ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिंद्रा या टाटा को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में इनको इजाज़त मिलेगी, नई पॉलिसी आएगी। नहीं, ओला को भी जोड़ सकते हैं सर, एथर को भी जोड़ सकते हैं इस लिस्ट में। इन तमाम जितनी भी जो इंडियन कंपनीज़ हैं इनको क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? मुझको नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडियन जो, और इसको लेके रिपोर्ट्स भी आई हैं, कई एनालिस्ट रिपोर्ट भी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जो टाटा मोटर्स हैं या महिंद्रा हैं ये वेल पोजीशनड हैं भारत में अगर प्लांट लगते हैं दूसरी विदेशी कंपनियों के तो उनसे टक्कर लेने के लिए। और इस चीज़ को सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ये अपना इनके पास तैयारियां अपनी पूरी हैं उससे निपटने के लिए। इनको यहाँ लोकल उसका फ़ायदा भी तो है जी, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, लोकल ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सारी ज़मीनें हैं, पूरा का पूरा आपके पास एक सेल्स का नेटवर्क है, तो उसका भी तो बेनिफिट है। चलिए सर, अब इस कहानी को जोड़ते हैं रेयर अर्थ मेटल से। चाइना की जो खबर थी उसको हम लोगों ने पिछले ही हफ्ते मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि सियाम ने एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी और वास्तविकता से परिचय कराया कि देखिए भाई, जितने जल्दी अगर इस चीज़ को आप मंगा लेते हैं तो यहाँ की ऑटो कंपनियों को जो दिक्कत है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप कह रहे थे कि विशाल प्रोडक्शन पर भी जो है डेंट पड़ता हुआ दिख सकेगा, लेकिन फॉलोअप स्टोरी ये है सर कि पहले तो बजाज ऑटो और आज टीवीएस मोटर्स ने कह दिया है कि अगर ये जो अर्थ मेटल्स वाला जो मामला है ये अगर नहीं सुलझता हुआ दिखेगा तो हमारी जो है जून या जुलाई से जो प्रोडक्शन है उसमें डेंट पड़ना स्वाभाविक है। ये पूरा मामला क्या है सर, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे। इसको तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जैसा आप भी बता रहे हैं, और मामला वाकई गंभीर है इस लिहाज से भी क्योंकि पूरे ऑटो सेक्टर पहले से ही जो अगर आप सेल्स के नंबर देखेंगे तो उतने ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़, डिमांड को लेके मुश्किलें बनी हुई हैं थोड़ी, वो चीज़ें हैं ही। ऐसे वक्त पे ऑटो कंपनियों को जो रेयर अर्थ जो आपका मैग्नेट है जो चाहे ईवी हो या नॉर्मल गाड़ियां हो, आईसी व्हीकल्स हो, उन सब में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे चीन ने जो पाबंदियां लगाई हैं और पूरी वजह अमेरिकी टैरिफ हैं उसके जी, वो पाबंदियां भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इन कंपनियों ने जो सियाम का चिट्ठी थी उसमें भी कहा गया था कि हमको अगर तत्काल सरकार की तरफ से दखल नहीं दिया गया तो 1 जून से प्रोडक्शन बंद हो सकते हैं कंपनियों के। उसमें टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, इन सभी कंपनियों के नाम थे। अब बजाज और उसके बाद टीवीएस मोटर ने भी कहा है कि अगर ये इसको सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई तो हमारे प्रोडक्शन पे हिट हो सकता है और आगे चल के कीमतें भी गाड़ियों की बढ़ सकती हैं। तो ये जो डबल जो मुश्किल है कि अगर सप्लाई नहीं हुई तो एक तो प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है, उसमें तमाम नौकरियां और बाकी चीज़ें, और फिर कीमतें गाड़ियों की बढ़ सकती हैं, यानी कंज्यूमर्स पे असर। तो ये डबल जो एक मार है वो पड़ सकती है अगर इस मामले का, और 80% से ज़्यादा जो है मैग्नेट है वो चीन से ही भारत को मिलती है। तो मामला ये गंभीर है। मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ दखल दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 2.01 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें 16.4% की बढ़ोतरी हुई। रविवार 1 जून को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी मई 2024 में सरकार ने 1.73 लाख करोड़ जुटाए थे। इससे पहले इसके यानी पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 2.37 लाख करोड़ जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें भी 12.6% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा दिग्गज ऑटो कंपनियों ने भी मई 2025 के बिक्री आंकड़े जारी कर दिए। पिछले महीने मारुति सुजुकी की बिक्री में 3% की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इस दौरान टाटा मोटर्स और हुंडई इंडिया की बिक्री में गिरावट देखी गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसने भी पिछले महीने 17% अधिक गाड़ियां बेची। प्रवीण सर, डोमेस्टिक फ्रंट पर आर्थिक आंकड़े जो हैं डेवलपमेंट की एक सुखद तस्वीर पेश कर रहे हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे, 7.4%। महंगाई दर जो है काबू में है। इस हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है
उसके भी नतीजे आने वाले। इसमें भी तमाम एक्सपर्ट से मानकर चल रहे हैं प्रवीण सर कि ब्याज दर में लगातार जो है तीसरी बार चौथाई फीसदी की कटौती हो सकती है। और एसबीआई की तो रिपोर्ट है सर, वो कह रही है कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। एफडीआई में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ है। सर कैसे देख रहे हैं इन तमाम फैक्टर्स को? नहीं, ये जो हफ्ता रहा है पूरा शानदार, और उसमें जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं वो अच्छे नंबर आए हैं। कम से कम उम्मीद से बेहतर नंबर इनको कहा जाएगा। जो उम्मीद कर रहे थे हम चौथी तिमाही में कि 6.8% या 6.9% या अधिकतम 7% की ग्रोथ रहेगी, उससे कहीं बढ़कर 7.4% की ग्रोथ रही चौथी तिमाही में। और चौथी तिमाही के ही ग्रोथ का असर था कि पूरे साल की ग्रोथ जो है वो उछलकर 6.5% पर पहुंचती हुई हमको FY25 की नज़र आई है जी। पहली बात यहाँ पे ये समझ लीजिए। दूसरा जो बड़ा आंकड़ा जो जीडीपी के नंबर से ही निकल के आया है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, जो बताता है आपका कि इकोनॉमी में कंजम्पशन की डिमांड की हालत कैसी है जी। और ये जो डेटा है ये आप समझिए कि जीडीपी के नंबर जितनी बड़ी राहत देने वाले हैं उससे ज़्यादा बड़ी राहत देने वाला ये आंकड़ा है। पूरे साल के अगर आप आधार पे देखेंगे तो जो पीएफसीई है वो 7.2% रहा है, जबकि देश की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो 6.5% रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी ग्रोथ से ऊपर रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो नॉमिनल जीडीपी में शेयर है वो भी इस बार बढ़कर 61.4% रहा है, जो कि 2005 के FY2005 के 61.5% से थोड़ा कम है। यानी उसके बाद का सबसे बड़ा शेयर है जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन की हिस्सेदारी बढ़ी है और ग्रोथ जो है वो जो ग्रोथ दिखा रहा है 7.2% की सालाना की, वो ये दिखा रही है कि इकोनॉमी में रिवाइवल या इकोनॉमी में डिमांड में जो रिवाइवल है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। Exactly, sir. और ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त पर जबकि पूरा अनसर्टेनिटीज़ का एक दौर चल रहा है और सरकार का पूरा पुश इस बात पर है कि किसी तरह से ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए। विशाल, अब सर ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर भी हम आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। सर वहाँ जो तस्वीर है थोड़ी डगमगाती हुई दिख रही है, क्या कारण देख रहे हैं प्रवीण सर उसमें? नहीं, देखिए ऑटो सेल्स के अगर आप नंबर देखेंगे तो महिंद्रा और टोयोटा, इन दोनों के जो नंबर है 16-17% के आसपास ग्रोथ इनको दिखाई दी है मई तो में। इस बात को हम लोग इस कहानी से भी जोड़ सकते हैं सर, जो हम लोग चर्चा भी करते रहे कि अब जो छोटी गाड़ियों की बिक्री पर जो है लगाम लगती हुई दिख रही है, लोगों के पास अधिक पैसा आ रहा है, बड़ी गाड़ियां वो खरीदना चाहते हैं। और चूंकि महिंद्रा का आपने नाम लिया और टोयोटा, ये बड़ी गाड़ियां ही बनाते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर, दोनों के एसयूवी सेगमेंट में दोनों जो कंपनियां हैं और एसयूवीज की सेल्स के बूते ही इनके नंबर अच्छे नंबर आए हैं। जबकि बाकी कंपनियों को, चाहे आप मारुति को देख लीजिए या बाकी को, उनके सामने दिक्कत इसी बात की पैदा हुई है। जो छोटी कारों की बिक्री की आप बात करें, और इसी वजह से पूरा का पूरा जो ऑटो सेक्टर की जो अगर हम सेल्स के नंबर्स को देखें तो वो थोड़े से मुश्किल भरे लगते हैं। और वो पीछे के पूरे साल से हम देख रहे हैं कि भले रूरल डिमांड रिवाइव करती हुई नज़र आई है, जो पीएफसीई के आंकड़े भी बता रहे हैं कि रूरल डिमांड के रिवाइव करने की वजह से पीएफसीई में तेज ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन जो गाड़ियों की बिक्री है, कारों की बिक्री है और छोटी कारों की बिक्री खास तौर पर, वहाँ पे अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं। कार सेल्स के आंकड़े जो हैं वो अभी भी, या ऑटो सेक्टर की मुश्किल अभी भी बरकरार है जी। और इसी वजह से अभी एक माफ़ कीजिएगा, एक बिल्कुल आरसी भार्गव का अभी बिल्कुल ताज़ा इंटरव्यू है जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड को दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। क्या बातें हैं सर? उन्होंने कहा है कि छोटी गाड़ियों की बिक्री की जो मुश्किलें हैं वो अभी बरकरार हैं। उन्होंने एक दूसरी बड़ी बात कही है और जो एक बहुत गंभीर ट्रेंड की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जापान में कई कार्स बोलते हैं जिनको, जो छोटी कारें हैं, सस्ती कारें, उनकी बिक्री जापान में 1/3 है, उस तरह का क्या कॉन्सेप्ट हमको भारत में लाना चाहिए। यानी जिस तरह की नैनो कार का एक सपना लेके रतन टाटा आए थे, उस तरह की बात आरसी भार्गव, जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, वो कर रहे हैं कि छोटी कार आए, सस्ती कार आए, अर्बन कंजेशन है ट्रैफिक का वो कम हो, लोगों को इन कारों पे सरकार टैक्स कम करे।
सस्ती, जिससे कि कारें ये मिल सके। यानी ओवरऑल एक मामला जो निकल के जा रहा है, आरसी भार्गव भले उससे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को गाड़ियों पर टैक्स कम करने की एक तरह से जरूरत है। क्योंकि गाड़ियों पर टैक्स का मसला ऐसा है जिस वजह से जो गरीब तबका है या जो निम्न आय वर्ग का तबका है वो गाड़ी खरीदने का सपना इस वजह से पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि कोई गाड़ी अब बजट के अंदर मौजूद नहीं है। नहीं, टैक्स ऑन टैक्स वाला मुद्दा तो हम लोग आपसे चर्चा कर ही चुके हैं सर। गाड़ियों पे टैक्स जो है वो बेतहाशा है जी। तो वहाँ पे वो एक बात कर रहे हैं। एक और उन्होंने बड़ी बात कही है जो है ईवी को लेके। अभी तक जो पिछला मारुति सुजुकी का एक जो प्लान था या बयान थे कंपनी के, वो ये थे कि वो 6 से 8 जो है वो ईवी मॉडल्स लाना चाहते हैं। अब ताज़ा बिल्कुल जो आरसी भार्गव का बयान है वो कह रहे हैं कि हम 3 से 4 गाड़ियाँ लेके आएंगे, हमको ईवी सेक्टर में अभी रेशनल माहौल उस तरह का नहीं दिख रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपना जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्लान था उसको भी हमने टाल दिया है। तो कुछ बड़ी बातें कही हैं और वो ओवरऑल जो पूरा ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उसकी जो मुश्किलें हैं उसको जरूर दर्शाता है। नहीं सर, तो ये बात हम समझना चाहेंगे आपसे, क्यों अब 6 से 3 करने की कोशिश की जा रही है? क्या लोग खरीद नहीं रहे हैं सर ईवी गाड़ियाँ क्या? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईवी गाड़ियों का जो कीमत है सर बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आप टाटा का नेक्सॉन ले लीजिए, वो 8-9 लाख 10 लाख में आ जाती है पेट्रोल। ईवी गाड़ियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर की है। क्या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ईवी चार्जिंग का? क्या अगर आप 500-600 किलोमीटर के रन को लेके जाना चाहते हैं तो क्या आप ईवी गाड़ी से जा सकते हैं? नहीं। क्या रास्ते में आप उसको हाईवे पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कि आप गाड़ी 10 मिनट 20 मिनट में चार्ज कर पाएँ? वो मौजूद नहीं है। अर्बन लेवल पर केवल गाड़ी अगर किसी को चलानी है, यानी दिल्ली एनसीआर में ऑफिस आने जाने के लिए, तो उतना पैसा क्यों खर्च? फिर आपके पास एक एडिशनल गाड़ी होनी चाहिए। तो 2 गाड़ियां रखने का मतलब एक एडिशनल कॉस्ट हो गई। इस वजह से लोग बहुत सारे ऑप्ट करते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल व्हीकल ही ले लेते हैं, आगे जाके देखा जाएगा जब एक बार 5-7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हो जाएगा जी। तो ये एक मुश्किल है संभवतः, और यही चीज़ समझ में भी आ रही है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। चलिए प्रवीण सर, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। इसी हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, एसबीआई की रिपोर्ट भी है जिसको सौम्यकांति घोष साहब लीड करते हैं। उन्होंने कहा है कि 50 बीपीएस की कटौती हो सकती है। लगातार 2 एमपीसी की बैठक से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 0.25% की कटौती हो रही है। क्या कुछ गुड संकेत देखने को मिल सकते हैं आफ्टर ये इतने अच्छे नंबर्स जो आ रहे हैं? जीएसटी कलेक्शंस के देख लीजिए, एफडीआई के अच्छे नंबर आते हुए दिख रहे हैं और तमाम तरह के जो आपको मैंने फैक्टर्स बताए। नहीं, देखिए इस बात के पूरे आसार अब लग रहे हैं कि रेट कट होगा। अब जब इसी हफ्ते फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी तो रेट कट होना तय है, ये ज़्यादातर उनका मानना है। अब 25 बीपीएस का होगा और या एक बड़ा रेट कट यानी 50 बीपीएस का होगा जिसका जिक्र एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ये देखने वाली बात होगी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके जीएसटी के नंबर लगातार कंसिस्टेंटली 2 लाख करोड़ के आसपास बने हुए हैं पिछले 2 महीने से। और ये इस चीज़ को भी बता रहा है कि आपने जो सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी थी और जो आपका अप्रैल का जो रेट कट हुआ उसके बाद जो लोगों को ईएमआई पे राहत मिली है, उसका असर लोगों की खपत में दिखाई दे रहा है, खरीदारी में दिखाई दे रहा है। ये 2 बड़े फैक्टर हैं। महंगाई का जो फैक्टर है वो अभी भी लगातार, सब्जियों की कीमतें देख लीजिए या ओवरऑल अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े देखेंगे तो वो कंट्रोल में है 3.16। बिल्कुल। और माना ये जा रहा है कि आगे चलकर महंगाई 4% का जो आरबीआई का लेवल है उसके कंट्रोल में, उसके भीतर ही रहने वाली है। तो आरबीआई के पास पर्याप्त रूम है जिसके तहत वो रेट्स को और नीचे लेके आ सकता है, ब्याज दरों को घटा सकता है और इसके जरिए कंजम्पशन को, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन अभी भी थोड़ा लैग कर रहा है इकोनॉमी में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। और सर रूरल कंजम्पशन की आप बात कर रहे हैं सर, वहाँ अच्छे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या फैक्टर्स वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या गुड मानसून, फार्म आउटपुट की जो यील्ड है वो बेहतर, और तमाम फैक्टर्स है? नहीं, बिल्कुल। देखिए पिछले साल अच्छा मानसून रहा। पिछले साल की चाहे खरीफ की फसल हो गर्मियों वाली, चाहे रबी की सर्दियों वाली फसल हो, दोनों फसलों का आउटपुट जो आया है वो बेहतरीन रहा है, बहुत अच्छा रहा है। सरकार के खजाने में या सरकार के जो भंडार हैं उसमें ग्रेनरीज जो है वो पर्याप्त है। और इस साल मॉनसून को लेके चूंकि अर्ली ऑनसेट है मॉनसून का, आप
आपका स्काईमेट का अनुमान, IMD का अनुमान, स्काईमेट का है, IMD का है, जिन्होंने 106% का अनुमान दिया है। तो इस बार भी तगड़ी फसल होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की कमाई बढ़ी है और इसका असर जो है वो पूरे की पूरी इकोनॉमी पर हमको दिखाई दे रहा है, रूरल इकोनॉमी में खास तौर पर। सर आगे चलकर क्या और ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े में भी अच्छी बढ़त हम लोग देख सकते हैं, ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे आते हुए देखिए अब जो अहम डेटा होगा वो होगा खरीफ की फसलों की आपकी पैदावार का, जो आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास जब कटाई होगी इन फसलों की, उसके बाद जो आएंगे जुलाई अगस्त, उसके बाद की चूंकि नई क्रॉप जो है आएगी, वो जो डेटा आएगा वहाँ पे, क्योंकि फेस्टिवल में हम डिमांड देखते हैं रूरल एरियाज़ की सबसे ज़्यादा, जब ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं, जब गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, वहाँ से एक बड़ा इनपुट मिलने की। और उस समय तक तो सर शादियों का भी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय भी डिमांड और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।